अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कॉमन आयन इफेक्ट और केएसपी वाला टॉपिक। इसके अंदर जितनी भी ट्रिक्स हैं वो मैं आपको आज बताऊंगा, और इसके अलावा इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, यानी जो एमटी कैड में जो क्वेश्चन आ सकते हैं ट्रिकी किस्म के, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन करके हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कॉमन आयन इफेक्ट। जैसा कि नाम से भी ज़ाहिर है, कॉमन आयन इफेक्ट, यानी यहाँ पर जो इफेक्ट डिस्कस किया जाएगा वो किसकी वजह से होगा? कॉमन आयन की वजह से। यानी एक सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन के अंदर आयन्स होंगे, वो आयन्स उनमें से एक आयन ऐसा होगा जो कॉमन आयन होगा। कॉमन आयन मीन वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन में होंगे, तो इसकी वजह से वो उस यानी जो जो भी सॉल्ट या जो भी सब्सटेंस लिया जाएगा उसके ऊपर उस कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से जो भी इफेक्ट होगा उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए ये इफेक्ट ओनली पॉसिबल होता है, सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल होता है स्पैरेंजली सॉल्युबल सब्सटेंसेस, एसपीए, स्पैरेंजली सॉल्युबल सब्सटेंसेस के लिए होगा। अब ये सब्सटेंसेस सॉल्ट सिर्फ नहीं हो सकते, इसके अलावा हो सकते हैं एसिड, हो सकते हैं बेसिस, हो सकती हैं, इसके अलावा सॉल्ट्स वगैरह भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस बात का पता होना चाहिए कि यानी एक होता है लेस सॉल्युबल होता है, एक होता है हाईली सॉल्युबल होता है। तो ये हाईली सॉल्युबल के ऊपर बेसिकली ये कॉमन आयन का इफेक्ट स्टडी नहीं किया जाता। यानी ये जो कंसेप्ट होता है ये सिर्फ और सिर्फ स्पैरेंटली सॉल्युबल सब्सटेंसेस के लिए ही हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद इसकी डेफिनेशन तो वैसे नाम से भी ज़ाहिर है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ लेस सॉल्युबल सॉल्ट इज सप्रेस्ड बाय एडिंग अ कॉमन आयन फ्रॉम आउटसाइड। सिंपल सी डेफिनेशन है, वैसे बुक में भी ये लिखी हुई है और आसान से वो समझ भी आ जाती है कि जो भी लेस सॉल्युबल सॉल्ट होता है उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो एक्चुअली सप्रेस की जाती है बाय एडिंग अ कॉमन आयन फ्रॉम आउटसाइड। वैसे यहाँ पर लिख भी देते हैं द सॉल्युबिलिटी ऑफ, सॉल्युबिलिटी या आयोनाइजेशन भी कह सकते हैं, या आयोनाइजेशन भी कह सकते हैं। द सॉल्युबिलिटी और आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है वो। द सॉल्युबिलिटी ऑफ, द सॉल्युबिलिटी और आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज suppressed by adding a common ion from outside। तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं कॉमन आयन कंसेप्ट या कॉमन आयन इफेक्ट, ये जो इफेक्ट होता है। ठीक है, इसके बाद हम ये इफेक्ट यानी किस किस के अंदर हम देख सकते हैं ये। ठीक है, सबसे पहले ये है कि ये जो होते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, ये एप्लीकेशन है, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल की बेसिकली ये एप्लीकेशन है, क्योंकि ली चैटलियर प्रिंसिपल के अंदर वो जो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं ना इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन वाला, वो वाला रूल यहाँ पर अप्लाई होगा। यानी अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को अगर हम बढ़ाएं तो जो रिएक्शन होगा वो बैकवर्ड मूव करेगा, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएं तो वो जो होगा रिएक्शन होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। और यहाँ पर वही कंसेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होता है। इसी वजह से हम इसको कॉमन इफेक्ट को ली चैटलियर प्रिंसिपल की हम एप्लीकेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब जहाँ पर तीन तरह के सब्सटेंसेस हो सकते हैं, सॉल्ट्स, नंबर 2 एसिड्स, नंबर 3 बेसिस। इनमें से कोई एक सॉल्ट अगर हमारे पास स्पैरेंटली सॉल्युबल है या लेस सॉल्युबल है और दूसरा हमारे पास हाईली सॉल्युबल है, तो जो लेस सॉल्युबल सॉल्ट होगा वो एक्चुअली प्रेसिपिटेट हो जाएगा ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, तो इस सॉल्ट के अंदर हमारे पास दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं।
एक हमारे पास हो सकता है लेस सॉल्युबल, और दूसरा हो सकता है हमारे पास हाईली सॉल्युबल। ठीक है। अब कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से हमेशा जो लेस सॉल्युबल साल्ट होगा उसी ने ही प्रेसिपिटेट आउट हो जाना है फ्रॉम द सॉल्यूशन। ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। ठीक है। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन यहाँ पर होती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा साल्ट हाईली सॉल्युबल है और कौन सा साल्ट लेस सॉल्युबल है। ठीक है, यहाँ पर ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है। यहाँ पर यही कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा साल्ट जो होगा, कैसे हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा लेस सॉल्युबल है और कौन सा हाईली सॉल्युबल है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर एक रिलेशन का पता होना चाहिए तुम्हें। जो सॉल्युबिलिटी होती है ना, सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी हमेशा इन्वर्स रिलेशन होती है लेटेस्ट एनर्जी के। बस इसी चीज़ का तुम्हें पता होना चाहिए। अब लेटेस्ट एनर्जी तो वैसे पता है ना, लेटेस्ट एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, वो एक्चुअली चार्ज ओवर साइज़ इनकी रेशो होती है। ठीक है, चार्ज ओवर साइज़ की रेशो होती है। अब यही रिलेशन का पता होना चाहिए। अब हम जानते हैं जैसे हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं, लॉन्ग द पीरियड जब हम मूव करते हैं तो चार्ज की वैल्यू बढ़ती है, साइज़ की वैल्यू कम होती है। तो इसका मतलब लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है। अलॉन्ग द पीरियड लेटेस्ट एनर्जी बढ़ेगी। जब लेटेस्ट एनर्जी बढ़ेगी तो ज़ाहिर सी बात है जो सॉल्युबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। अलॉन्ग द पीरियड लेटेस्ट एनर्जी बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास साल्ट आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल NaCl है, MgCl2 है, AlCl3 है और AgCl है फॉर एग्जांपल। ठीक है। तो अब पीरियड के अंदर है ये सबसे पहले। तो सबसे जो ज़्यादा लेटेस्ट एनर्जी होगी वो किसकी होगी, सबसे ज़्यादा लेटेस्ट एनर्जी AgCl की होगी, उसके बाद AlCl3 की होगी, उसके बाद MgCl, उसके बाद सॉल्युबिलिटी किसकी होगी, ये उसके उलट हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी इसकी होगी। ठीक है, उसके बाद इसकी होगी, उसके बाद इसकी होगी और लास्ट में ये होगा। ठीक है। तो यहाँ से हम आसानी से पता चला सकते हैं कि कौन सा साल्ट लेस सॉल्युबल है और कौन सा साल्ट हाईली सॉल्युबल है। जब ये पता चल जाएगा तो हमें ये पहला पॉइंट समझ आ जाएगा कि उनमें से जो लेस सॉल्युबल साल्ट होगा वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा वहाँ से। ठीक है, यानी वो उसकी जो आयोनाइजेशन होगी वो स्प्रेस हो जाएगी। इसके बाद हम पॉइंट नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास एसिड्स आ जाए, ठीक है, एसिड्स हमारे सामने आ जाएं, तो अब एसिड में वही बात है, एक जो होगा वो एक हाईली इलेक्ट्रोलाइट होगा, यानी एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और एक जो होगा वो वीक एसिड होगा। ये तो आसान है, ये तो आसानी से पता चल जाता है ना। हम एसिडिक करैक्टर किस तरह पता चलाते हैं, जो इजीली हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर सकता है वही एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जो बहुत ही यानी कम देगा हाइड्रोजन आयन्स, वो क्या होगा, वो एक वीक एसिड होगा। ठीक है। तो अगर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाए और हमारे पास वीक एसिड आ जाए, ठीक है, तो वीक एसिड विल बी प्रेसिपिटेट आउट, ये याद होना चाहिए। एसिड विल बी प्रेसिपिटेट यानी प्रेसिपिटेट आउट। ठीक है, वीक एसिड जो होगा प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ पर भी लिख लें कि अगर हमारे पास दो साल्ट्स हों, एक लेस सॉल्युबल एक हाईली सॉल्युबल है, तो जो लेस सॉल्युबल होगा विल बी प्रेसिपिटेट आउट। ठीक है, जो लेस सॉल्युबल साल्ट होगा वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा और एसिड में से जो हमारे पास वीक एसिड होगा वही प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। ठीक है। और थर्ड टाइप आ जाती है अगर हमारे पास दो बेसेस आ जाएं। ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर एक होती है हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस
और एक होती है हमारे पास वीक बेस। ठीक है, तो यहाँ पर भी याद रख लें कि जो हमारे पास जो वीक बेस होगी वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगी। वीक बेस जो होगी वो प्रेसिपिटेट हो जाएगी, आउट हो जाएगी। ठीक है, तो जहाँ से हम आसानी से पता चला सकते हैं कि कौन प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, यानी किसकी आयोनाइजेशन सप्रेस होगी और किसकी आयोनाइजेशन सप्रेस नहीं होगी, हम यहाँ से। इसके अलावा यहाँ पर अगर हमारे पास ये चौथी पॉसिबिलिटी इस तरह की हो सकती है, ठीक है, कि एक सॉल्यूशन के अंदर हमने लिया है, एक हमारे पास आता है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड आता है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सॉल्ट आता है। ठीक है, तो हमेशा हमेशा अगर सॉल्यूशन के अंदर इस तरह के दो इलेक्ट्रोलाइट लिए गए हैं तो जो सॉल्ट होगा वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है, सॉल्ट विल बी प्रेसिपिटेट आउट, ये चौथी पॉसिबिलिटी है। पांचवी इस तरह की भी हो सकती है ना कि अगर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है और सॉल्ट आ जाता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो हमेशा यहाँ पर भी जो सॉल्ट होगा वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास छठी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। वो किस तरह की? वो ये है कि अगर हमारे पास कोई वीक एसिड हो और सॉल्ट हो, वीक एसिड एंड यानी किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हमने लिए हैं वीक एसिड और सॉल्ट लिया है, तो उनमें से जो हमारे पास जो वीक एसिड होगा ना वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। प्रेसिपिटेट आउट। ठीक है, और सातवीं पॉसिबिलिटी ये है कि अगर हमारे पास वीक बेस आ जाए एंड सॉल्ट, वीक बेस एंड सॉल्ट आ जाए, तो हमारे पास जो वीक बेस होगी ना वीक बेस विल बी प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आठवीं पॉसिबिलिटी वैसे हो तो नहीं सकती कि हमारे पास आ जाते हैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाता है और एक स्ट्रॉन्ग बेस आ जाता है। ठीक है, तो फिर क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी प्रेसिपिटेट, नो प्रेसिपिटेशन, नो प्रेसिपिटेट, कोई भी सब्सटेंस प्रेसिपिटेट नहीं होगा। यहाँ पर एक न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन होगा, इसके नतीजे में सॉल्ट और वाटर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर कोई प्रेसिपिटेशन वगैरह कुछ भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये 8 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर तुम्हें ये पता है ना तो किसी किस्म का कॉमन इनफैक्ट में से कोई क्वेश्चन आ जाता है ना, आप इजीली कर सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स को। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो सॉल्ट्स हैं। ठीक है, एक सॉल्ट है हमारे पास NaCl, एक NaCl है जो कि क्या है, एक हमारे पास यानी हाईली सॉल्युबल होगा NaCl। क्यों? क्योंकि इसकी जो लेटेस्ट एनर्जी है वो सबसे कम होगी और इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। और दूसरा है हमारे पास AlCl3, इसकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी और इसकी सॉल्युबिलिटी जो होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, इसने बनाया आयंस, सोडियम आयंस प्लस क्लोराइड आयंस। ठीक है, और इसने आयंस बनाया है हमारे पास Al3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव। अब सॉल्यूशन के अंदर यह हमें पता भी चल रहा है कि ये हैं कॉमन आयंस, सॉल्यूशन के अंदर कॉमन आयंस है, और ये किस साइड पर मौजूद है? ये प्रोडक्ट वाली साइड पर मौजूद है। किस वाली साइड पर? प्रोडक्ट वाली साइड पर। ठीक है, जब प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है? ली चैटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक अगर प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे तो रिएक्शन डिस्टर्ब होता है और वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है और वो हमेशा उस इफेक्ट को नलीफाई करता है, वो उस इफेक्ट
को कम करने की कोशिश करता है। वो कैसे करेगा? वो प्रोडक्ट को कम करेगा। अब वो प्रोडक्ट वो कैसे कम करेगा? वो रिएक्शन जो होगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो रिएक्शन इस तरफ मूव करेगा। जब इस तरफ मूव करेगा तो इसका क्या मतलब है? इनमें से जो लेस सॉल्युबल होगा, ठीक है। अब लेस सॉल्युबल इनमें कौन है? लेस सॉल्युबल कौन है? सोडियम क्लोराइड नहीं है? लेस सॉल्युबल इनमें सोडियम क्लोराइड होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि सोडियम क्लोराइड की जो लेटेस्ट एनर्जी है वो एक्चुअली क्या है? लो होती है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम क्लोराइड के, ठीक हो गया। तो जब एल्यूमिनियम क्लोराइड की लेटेस्ट एनर्जी हाई है तो ये लेस सॉल्युबल होगा, ठीक है। हमने पीछे डिस्कस कर लिया ये क्या होगा? लेस सॉल्युबल होगा। तो जो लेस सॉल्युबल होता है उसकी जो आयोनाइजेशन होती है वो क्या होती है? सप्रेस हो जाती है, ठीक है। तो वो रिएक्शन जो होगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और ये जो होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करके इसकी जो आयोनाइजेशन होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी आयोनाइजेशन कम होगी तो ये ज़्यादा प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हमने डिस्कस की। दूसरी हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर सेकंड, जिसमें एक बेस है NH4OH, एक वीक बेस है, ठीक है। वीक बेस है NH4OH। तो जब ये आयोनाइज होती है तो ये NH4 बनाती है प्लस OH नेगेटिव बनाती है, ठीक है। हमने उस सोल्यूशन के अंदर हमने ऐड किया एक और इलेक्ट्रोलाइट जो एक सॉल्ट है, ठीक है। जब ये आयोनाइज होगा तो ये बनाएगा NH4 पॉजिटिव बनाएगा प्लस Cl नेगेटिव बनाएगा, ठीक है। हमें नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है, ठीक है। ये कॉमन आयन इफेक्ट है, ठीक हो गया। तो हमने पीछे डिस्कस कर लिया, अगर हमारे पास कोई वीक बेस आ जाए, ये अगर वीक बेस आ जाए और साल्ट आ जाए तो कौन प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा? वो वीक बेस प्रेसिपिटेट हो रही है। यानी जो वीक बेस एक लेस सॉल्युबल बेस होती है और लेस सॉल्युबल बेस ही की ही आयोनाइजेशन सप्रेस होती है, यानी वो इस तरफ मूव करेगा और इसकी जो आयोनाइजेशन होगी वो सप्रेस हो जाएगी और यही प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगी, ठीक है। ये रिएक्शन के बाद प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगी, ठीक है। तो यानी इसको हम हर तरह से, यानी कोई भी हमारे पास आ जाए, यानी इस तरह की 8 पॉसिबिलिटी, यानी एक स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, जिस तरह का भी क्वेश्चन आ जाए ना तो हम इजीली आसानी से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अब इसके अलावा, इन पॉइंट्स के अलावा कॉमन इन इफेक्ट में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं, वो है KSP वाला, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इसको हम डिस्कस करते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और KSP। KSP इज नथिंग, K मीन कोई कांस्टेंट है हमारे पास, K कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है। और S मीन सॉल्युबिलिटी, P मीन प्रोडक्ट। यानी ये बेसिकली जो ये भी अप्लाई होता है, ये भी लेस यानी स्पैरेंटली सॉल्युबल सॉल्ट्स के ऊपर ये अप्लाई होता है, ठीक है। ये भी स्पैरेंटली सॉल्युबल सॉल्ट्स के ऊपर ही हमेशा अप्लाई होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है। और KSP मीन जो यानी जो वो कोई भी लेस सॉल्युबल सॉल्ट होगा ना, जब भी हम उसको वाटर के साथ यानी रिएक्ट करवाएंगे, यानी जब भी वो सॉल्व होगा, कोई भी सोल्यूशन बनाएगा उसके अंदर आयंस होंगी, तो उन आयंस की जो प्रोडक्ट होगी हम उसे बेसिकली क्या कहते हैं? KSP कहते हैं। KSP इज नथिंग, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, वो प्रोडक्ट होता है, उसको हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सॉल्ट है, ये एग्जांपल के लिए डिस्कस हो जाएगा, PbCl2, ठीक है। PbCl2 है, ये सॉलिड फॉर्म में था, हम उसे एक्वस फॉर्म में चेंज करेंगे वाटर के साथ वगैरह के रिएक्शन कराएंगे, तो ये बनाएगा सबसे पहले PbCl2, ठीक है। और ये एक्वस फॉर्म में होगा, ये एक्वस फॉर्म में होगा और मज़ीद ये चेंज हो जाएगा आयंस के अंदर, Pb2 प्लस प्लस C2Cl नेगेटिव, ठीक है। ये जो सॉल्व हो जाएगा और ये वाला जो होगा ना एक्वस, ये एक्वस फॉर्म में, और ये चेंज हो जाएगा उन आयंस के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। हमने इसका मालूम करना है क्या, हमने ये बेसिकली एक लेस सॉल्युबल है,
एक्सपेरेंशियली सॉल्युबल सॉल्ट है। ठीक है, हमने इसका मालूम करना है के एस पी को पहले कैसे मालूम, सबसे पहले हमें के सी को मालूम करना पड़ेगा। के एस पी को मालूम करने के लिए के सी का मालूम करना लाजमी है। ठीक है, तो के सी इसका क्या होगा, जाहिर सी बात है पी बी आ जाएगा हमारे पास इनटू उधर से हमारे पास सी एल एक्टिव, इसकी पावर 2 आ जाएगी हमारे पास ओवर पी बी सी एल 2 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये एक लेस सॉल्युबल सॉल्ट है। ठीक है, लेस सॉल्युबल सॉल्ट है तो ये बहुत ही कम आयोनाइज होते हैं, इसी वजह से हम इसको इससे निगलेक्ट कर देते हैं या के सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास पी बी प्लस 2 सी एल नेगेटिव आएगा और उसकी पावर 2 आ जाएगी। ठीक हो गया, और ये से और ये वाला जो होगा प्रोडक्ट ये के एस पी के बराबर हो जाएगा। ठीक हो गया, अब जो के एस पी होगा पी बी प्लस 2 इंटू सी एल नेगेटिव इसकी पावर 2, ये है के एस पी। तो के एस पी बेसिकली वो जो लेस सॉल्युबल सॉल्ट होता है उनके जो आयंस होती हैं उनके वो प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसके अलावा के एस पी कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि इससे रिलेटेड किस किस्म के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमसे। और हाँ, ये जो के एस पी को हम मालूम करते हैं ना, ये स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर ही हम उसे मालूम करते हैं। वो स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर हमारे पास एक 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है एंड 1 atm प्रेशर होता है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 वो पूछा जा सकता है, वो ये कह सकता है कि कैलकुलेट द के एस पी, कैलकुलेट के एस पी। अगर वो हमें जो आयनिक कंसनट्रेशन है या कोई भी आयंस हैं वो आयंस की कंसनट्रेशन को हमें दे सकता है। ठीक है, कैलकुलेट के एस पी, कैलकुलेट करो के एस बी इफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट इज गिवन, यानी हमारे पास सॉल्युबिलिटी लेस सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी अगर दी हुई हो तो वहाँ से हम के एस पी को कैसे मालूम करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सॉल्ट है PbF2। ठीक है, तो जब ये आयोनाइज होगा Pb2 प्लस 2F नेगेटिव ये बना देगा। वो क्वेश्चन के अंदर कहता ये है कि PbF2 की जो सॉल्युबिलिटी है वो दे देता है क्वेश्चन के अंदर, वो देता है 2.6। ठीक है, मल्टीप्लाई 10⁻³ वो ये दे देता है और वो कहता है कि के एस पी की वैल्यू मालूम करो। हम कैसे मालूम करेंगे, हम मालूम करें के एस पी किसके बराबर होता है, आयनिक कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है ना। तो सबसे पहले हमें क्या मालूम करना पड़ेगा, सबसे पहले मालूम करना पड़ेगा इन आयंस की कंसंट्रेशंस को। ठीक है, तो जब टाइम 0 होता है, ठीक है, कुछ भी नहीं होता, ये इसकी कंसंट्रेशन यही होती है, इसकी कंसंट्रेशन 0 होती है, उसकी कंसंट्रेशन 0 होती है जब टाइम इक्विलिब्रियम के ऊपर पहुंचता है। ठीक है, जब टाइम इक्विलिब्रियम के ऊपर पहुंचता है तो इसकी जो कंसंट्रेशन होगी यहाँ पर कुछ कंसंट्रेशन, यानी ये जब भी आयोनाइज होगा वो 1 मोल बना रहा है ना, तो 1 मोल के अंदर उसके हैं 2.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ हो गया। ठीक है, और प्लस इसके जो हैं 2 इंटू 2.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ है। ठीक है, अब हमने मालूम कर ली आयंस की कंसंट्रेशन। आयंस की कंसंट्रेशन हमने कैसे मालूम की, ये सिंपल है। ठीक है, कि वो सॉल्ट जो भी आयोनाइज होगा अगर वो 1 मोल बनाएगा तो उसकी वही कंसंट्रेशन होगी, अगर वो 2 मोल बनाएगा तो हमने उसकी कंसंट्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी सॉल्युबिलिटी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये आयंस की कंसंट्रेशन आ जाएंगी। ठीक है, तो हम जैसे कि जानते हैं जो के एस पी है, इसका के एस पी क्या होगा,
लेड आ जाएगा +2 इनटू वो जो हमारे पास है ना ये वाला F, ठीक है, ये F होगा -1, इसकी पावर 2 आ जाएगी। इनकी वैल्यूज़ को पुट करो, 2.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ इंटू 2 इंटू 2.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ इसकी पावर आ जाएगी 2, ठीक है। वो 2 उसके पहले भी मौजूद था। तो इनको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो लगभग मेरे ख्याल से जो वैल्यू आती है वो आती है 7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8, ठीक है। KSP एक कांस्टेंट है ना, जैसे कि, तो इसके लिए यहाँ पर कोई यूनिट नहीं है। KSP सबसे पहले वो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक हो गया। अब यानी ये इतनी कैलकुलेशन वाला ना, वैसे तो क्वेश्चन इतना नहीं पूछा जाएगा वहाँ पर MD-CAT में, क्योंकि वहाँ पर कैलकुलेट अलाउड नहीं होता, ठीक है। तो वो आसान से क्वेश्चन वो हमसे पूछेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि किसी भी पर्टिकुलर आयन की कंसंट्रेशन मालूम करो अगर वो KSP गिवन हो, ठीक है। फाइंड यानी कोई भी वो आयन, फाइंड solubility फ्रॉम, यानी KSP से solubility मालूम करो। अगर हम फॉर एग्जांपल वही सॉल्ट लेते हैं जो हमने पहले लिया था PbF2, ठीक है, जब वो आयोनाइज होगा तो Pb+2 बनाएगा प्लस F2F नेगेटिव बनाया देगा, ठीक है। और इसके अंदर जो हमारे पास जो KSP होगा इसका सॉरी ये जो होगा ना KSP वो इक्वल हो जाएगा Pb+2 इंटू F नेगेटिव की पावर 2 हो जाएगा, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर KSP की जो वैल्यू दी गई है वो है 2 मल्टीप्लाई 10⁻², ठीक है। तो हमने यहाँ पर मालूम करना है सॉल्युबिलिटी मालूम करनी है, ठीक है। तो जब हम इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं ना, तो इसका 1 मोल हो तो ये भी 1 मोल बनाता है और ये 2 मोल बनाता है, ठीक हो गया। अगर ये S बनाएगा और ये 2S बनाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पर अगर हम सॉल्युबिलिटी की फॉर्म में हम लिखें तो यहाँ पर ये S आ जाएगा और यहाँ पर 2S आ जाएगा की पावर 2 आ जाएगी, ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा 2⁻², 4 हो जाएगा S इंटू 4S का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास 4S का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर KSP है, KSP की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो KSP की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 10⁻² होगा इज इक्वल टू 4S का क्यूब। हमने यहाँ पर सॉल्युबिलिटी को मालूम करना है, डिवाइड करेंगे 4 के साथ, तो ये आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 100/2, ये आ जाएगा हमारे पास 50 और ये आ जाएगा सॉल्युबिलिटी का क्यूब, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी का क्यूब मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर 1/3 और इंटू 1/3 करेंगे, जो सॉल्युबिलिटी होगी वो होगी 50 इंटू 1/3, ठीक है। तो ये दूसरी किस्म का क्वेश्चन इस तरह का पूछा जा सकता है, ठीक है। कि पहले क्वेश्चन के अंदर हमने KSP को मालूम करना था अगर वो सॉल्युबिलिटी गिवन हो, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन के अंदर हमने सॉल्युबिलिटी मालूम करना है अगर KSP गिवन हो। ये दूसरी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरी तरह का क्वेश्चन वो इस तरह का पूछ सकता है कि हमें बताओ कि कौन सा सोल्यूशन सैचुरेटेड है, कौन सा सोल्यूशन जो है वो अनसैचुरेटेड है और कौन सा सोल्यूशन सुपर सैचुरेटेड है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी हमसे पूछा जा सकता है। अब हम देखते हैं KSP जो होता है ना, हमें पता है जैसा कि KSP जो होता है वो एक्चुअली इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन के, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन।
आयनिक कंसंट्रेशन के एक्चुअली वो प्रोडक्ट के बराबर होता है KSP। ठीक है, तो यहाँ पर 3 तरह की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। सबसे पहली पॉसिबिलिटी तो हमने लिख ली कि अगर KSP आयनिक कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के इक्वल हो तो सॉल्यूशन किस तरह का होगा, वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सॉल्यूशन विल बी सैचुरेटेड। पहला क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है, यानी वो क्वेश्चन में देगा कि अगर हमारे पास KSP इज इक्वल टू आयनिक कंसंट्रेशन, ठीक है, तो सॉल्यूशन किस तरह का होगा, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सॉल्यूशन होगा। इसके बाद दूसरी तरह की ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर हमारे पास KSP की वैल्यू बड़ी हो आयनिक कंसंट्रेशन के, यानी आयनिक कंसंट्रेशन हमारे पास ज़्यादा कम हो और KSP की वैल्यू ज़्यादा हो। मैं तो इस तरह याद करता हूँ कि आयनिक कंसंट्रेशन अगर कम है तो मीन सॉल्यूट कम है उस सॉल्यूशन में। जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट कम हो तो वो सॉल्यूशन किस किस्म का होता है, अनसैचुरेटेड होता है। ठीक है, तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो अनसैचुरेटेड होगा, यानी उसके अंदर सॉल्यूट ऐड किया जा सकता है। ठीक है, ठीक हो गया। अगर KSP की वैल्यू ज़्यादा हो मीन आयनिक कंसंट्रेशन कम है, आयनिक कंसंट्रेशन कम मीन सॉल्यूट कम है। जब सॉल्यूट कम होगा तो वो सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। जो तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हमारे पास जो KSP की वैल्यू है वो कम हो और आयनिक कंसंट्रेशन की वैल्यू ज़्यादा हो। ठीक हो गया। जब आयनिक कंसंट्रेशन की वैल्यू ज़्यादा होगी मीन सॉल्यूट बहुत ही ज़्यादा है, तो वो सॉल्यूशन किस तरह का होगा, सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, वो सॉल्यूशन जो होगा वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। किस किस्म का होगा वो, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये तीसरी तरह का क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है कि KSP की वैल्यू आयनिक कंसंट्रेशन के इक्वल हो, KSP की वैल्यू बड़ी हो, KSP की वैल्यू कम हो। तीनों तरह की पॉसिबिलिटीज़ मैंने बता दी हैं तुम्हें। और ये भी याद रखें कि जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं ना, इसके अंदर फर्दर सॉल्यूट को ऐड नहीं किया जा सकता। ठीक है, सॉल्यूट फर्दर सॉल्यूट कांट बी डिजॉल्व, यानी फर्दर सॉल्यूट को हम इसके अंदर डिजॉल्व नहीं कर सकते। ये जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस हो सकते हैं। और उसके बाद जो फोर्थ किस्म का क्वेश्चन हमसे वो ये पूछा जा सकता है कि यानी 3-4 हमें वो सॉल्ट दे देगा। ठीक है, और हमें ना वो उसकी KSP की वैल्यूज़ भी हमें वो दे देगा। ठीक है, और वो हमें बताएगा कि इनमें से कौन सा सॉल्ट लेस सॉल्युबल है, कौन सा सॉल्ट हाईली सॉल्युबल है। ठीक है, तो ये होता है रिलेटिव सॉल्युबिलिटी फ्रॉम KSP। ठीक है, रिलेटिव सॉल्युबिलिटी फ्रॉम KSP, वो इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ये रिलेशन आपने याद रखना है। ठीक है, जो KSP होता है ना वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के। सॉल्युबिलिटी के डायरेक्ट रिलेशन होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल हमारे पास सॉल्ट A है, सॉल्ट B है, सॉल्ट C है और सॉल्ट D है। ठीक है, इसकी वैल्यू KSP की वैल्यू उसने दिया है 10⁻⁻²। ठीक है, इसकी वैल्यू दी है 10⁻⁻1, इसकी दी है 10 और इसकी दी है 10⁻1 या 2। ठीक है, तो ये उसकी यानी KSP की वैल्यूज़ इन सॉल्ट्स की गिवन है। हमसे क्वेश्चन के अंदर वो पूछता है कि इनमें से कौन सा किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, किसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो हम ये देखेंगे यहाँ पर KSP की वैल्यू मैक्सिमम किसकी है, तो यहाँ पर D की जो KSP की वैल्यू है ना वो मैक्सिमम है, तो सॉल्युबिलिटी भी किसकी ज़्यादा होगी, D की ज़्यादा होगी। ठीक है, तो D विल बी मोर सॉल्युबल देन C, C will be more soluble than B
एंड बी विल बी मोर सॉल्युबल देन ए। ठीक है, वो इस तरह का हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछ सकता है कि सॉल्युबिलिटी का बताओ। और पांचवी तरह का भी क्वेश्चन वो पूछा जा सकता है, वो ये होगा कि रिलेटिव डिग्री ऑफ प्रेसिपिटेशन फ्रॉम KSP, यानी वो KSP की वैल्यू इसी तरह देगा और वो बताएगा कि इनमें से कौन इजीली प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। और हमें ये पता है ना, प्रेसिपिटेट आउट हमेशा कौन होता है, अगर एक लेस सॉल्युबल है और एक हाई सॉल्युबल हो तो प्रेसिपिटेट कौन होता है, प्रेसिपिटेट आउट हमेशा लेस सॉल्युबल होगा। ठीक है, तो बस वही रिलेशन याद रख लें कि जो KSP होगा वो डायरेक्ट रिलेशन होता है सॉल्युबिलिटी के, और इनवर्स रिलेशन होता है डिग्री ऑफ प्रेसिपिटेशन के। ठीक है, डिग्री ऑफ प्रेसिपिटेशन के ये इनवर्स रिलेशन के अंदर होता है। फॉर एग्जांपल एग्जांपल वही रहती है, तो अगर वो हमसे कहे कि इनका ऑर्डर एक बनाओ, यानी असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर इनका लिखो कि जो इजीली सबसे पहले प्रेसिपिटेट होगा और कौन लेस प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे जो इजीली प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा वो A होगा, देन B, देन C एंड देन D। ठीक है, वो इस तरह ऑर्डर, वो पांचवी तरह का क्वेश्चन इस तरह हमसे वो पूछ सकता है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक दोनों के दोनों कॉमन एंड इफेक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाले टॉपिक दोनों समझ आ गए होंगे। अगर इसके अलावा आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन जहन में आता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। और ये चैप्टर जो है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से अक्सर ट्रिकी किस्म के क्वेश्चन होते हैं और अक्सर जो कंफ्यूज करते हैं वो एक तो होता है हमारे पास कॉमन इनफैक्ट में से और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में से। तो हमने इनको 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लिया, जिस किस्म के हमने क्वेश्चन ये आ सकते थे पेपर में वो उनको हमने डिस्कस किया। और बाकी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।